आज की क्लास में हम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस को समझेंगे। जैसे मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन रेफर्स टू द स्टेट within a person or animal that drives behavior towards some goal. मॉर्गन एंड किंग्स 1975। प्रेरणा मोटिवेशन वह आंतरिक अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति या जो पशु का व्यवहार होता है उसको किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। मानो हमारे अंदर एक अपना एक व्यवहार होता है, एक पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति का व्यवहार होता है, और जब हमें कोई लक्ष्य मिलता है कि हमें कोई टारगेट मिलता है तो हम अपने उस व्यवहार को उस टारगेट की ओर, मतलब हमारा वो व्यवहार उस टारगेट की ओर हमें लेके चलता है। तो प्रेरणा क्या हुआ? एक ऐसी आंतरिक अवस्था जो व्यक्ति या पशु को किसी भी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। नेचर ऑफ मोटिवेशन। नेचर ऑफ मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा हमेशा एक प्रेरणा दिलाने के लिए कुछ होना चाहिए। बेस्ड ऑन मोटिव्स अफेक्टेड बाय द मोटिवेशन। मोटिवेशन के द्वारा ही हम अफेक्ट होते हैं। हम देखते हैं किसी चीज को जो हमारे टारगेट को पूरा करेगा, हम एक ऐसे गोल को डायरेक्ट बिहेवियर में लाते हैं, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही है ना जो हमें गोल की ओर लेके चलता है। अगर हमें 1.5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बनना है तो हमें ये सोच के चलना होगा कि मुझे 1.5 लाख कमाने हैं। रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैं जो चाह रहा हूं उसी के हिसाब से ही हो रहा है। पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटली, ये व्यक्ति हमेशा 100% मोटिवेटेड है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कोई ऐसा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, एक जटिल प्रक्रिया है। इट्स नॉट अ इजी, जटिल प्रक्रिया है। सो नेचर ऑफ मोटिवेशन बेस्ड ऑन द मोटिव्स अफेक्टेड बाय द मोटिवेशन या मोटिवेटिंग। देखिए हमेशा कोई मोटिवेट किया जाएगा किसी ना किसी माध्यम से तो वो प्रभावित होगा ही होगा। आप गोल डायरेक्टेड पर्सन है, सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, आप टोटली मोटिवेटेड है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सभी एक नेचर है जो मोटिवेशन का दर्शाता है। अब बात करते हैं ऐसे क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आखिर मोटिवेट होना या जरूरतों का होना, ह्यूमन नीड्स का होना, आखिर उसका क्लासिफिकेशन क्या है? मोटिवेट का क्या क्लासिफिकेशन? देखिए पहली चीज है इसके अंदर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल तरीके का, बायोलॉजिकल नेचुरल तरीका है, फिजियोलॉजिकल आर द नेचुरल तरीका है ना। दूसरा इसमें आता है पर्सनल मोटिव्स, जब किसी का पर्सनल मोटिव्स होता है। एक होता है सोशल मोटिव्स, आप सामाजिक स्तर पर देखते हैं, लोग समाज को देख के मोटिव हो जाते हैं। और एक होता है अनकॉन्शियस मोटिव्स, अनकॉन्शियस मोटिव्स होता है। अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे कि पहला आता है ऑर्गेनिक फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल मोटिव्स। अगर आप इसकी बात करें तो ऐसे बहुत सारे मोटिव्स हैं जो आर द ट्रिगर्स इन द पार्ट बाय द डिपार्चर फ्रॉम द बैलेंस फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, and then body tends to maintain a state of the equilibrium called homeostasis. In many of them internal physiological process. हम फिजियोलॉजिकल में क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है वो चीज हम जानने की कोशिश करें, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है अगर हमारे शरीर के अंदर असंतुलित दशाएं उत्पन्न हो रही हैं तो हमारे शरीर संतुलन बनाए रखने चाहता है। ये हमें होम्योस्टेसिस में समझते हैं। और इसे बेहतर कैसे समझेंगे? जैसे कि हंगर, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, आप इसे कैसे समझेंगे, है ना? अगर कोई व्यक्ति भूखा है, ठीक है ना, किसी को भूख लगी है तो आप क्या कैसे हैं? आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए ना, भूख लगी है तो खाना चाहिए। constant movement going on in the body, that is check all over the wear and the tear of the biological cell. हमारे शरीर को अगर भूख लगेगी तो हम रोटी ही खाने वाले हैं, रोटी खाएंगे क्योंकि रोटी की आवश्यकता है। थर्स्ट का मतलब है प्यास लगना। अगर आपको प्यास क्यों लगी है? हमारे शरीर के अंदर होता है एडीएच हार्मोन। इसका काम होता है शरीर से जो पानी ज्यादा बाहर जा रहा है, लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द किडनी, वो कम कर दे या उसको बैलेंस करे। सोच के देखो अगर एडीएच का लेवल कम हो जाए तो किडनी से पानी बाहर जाने लगेगा तो हमें प्यास लगेगी। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल है,
ऐसे डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर सेक्स बिहेवियर। तो ये भी एक प्रकार का एक इस तरह का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी लाइफ के इमोशनल स्ट्रेस के साथ जुड़ा रहता है, जो भी है जिसके लिए हम लोग को पर्टिकुलर डिजायर है। सो सेक्सुअल बिहेवियर डिपेंड अपॉन बोथ ऑफ द फिजियोलॉजिकल और द सोशल कंडीशंस। तो ये भी इसका एक हिस्सा है। सो फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर है, चाहे भूख लगना हो, चाहे प्यास लगना हो, या फिर यौन इच्छा क्यों ना हो। ये हमारा पहला हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है वो होता है आपका पर्सनल। अभी पर्सनल क्या है? अगर इस पर्सनल की बात हम लोग करें कि आखिर ये पर्सनल है क्या, तो हम पर्सनल को समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल क्या है। पर्सनल मोटिव्स का मतलब होता है जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हो। अब जैसे कि लाइफ गोल, वोकेशनल एम्बिशंस हो गया, लेवल ऑफ द एस्पिरेशन हो गया, स्पोर्ट्स हॉबीज हो गया, क्यूरोसिटी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये पार्ट क्या है? हमारे जीवन के मोटिव है जो हमें मोटिवेट करते हैं। देखिए, हम मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, हम अपने अंदर एक प्रेरणादायक बन रहे हैं, प्रेरणा ना, लेकिन प्रेरक के बिना प्रेरणा नहीं आता है। हमारे अंदर एक मोटिव होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, तभी हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन कहलाता है। तो पर्सनल मोटिवेट में हमारी जिंदगी में क्या गोल है, वोकेशनल एम्बिशंस की बात करें, लोकल एस्पिरेशंस की बात करें, ये सब चीजें क्या होती है? हमारी पर्सनल मोटिव्स होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो आता है आपका सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स की आप बात करें तो नीड ऑफ द अचीवमेंट। आपको पता है कि ये अचीवमेंट एक हमारी डिजायर होती है, क्योंकि एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग मोटिव्स होता है। स्ट्रॉन्ग मोटिव्स, जो स्ट्रॉन्ग मोटिव्स होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, हाई लेवल ऑफ एनर्जी और स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप करता है इंडिपेंडेंस तरीके से। हमारे अंदर हाई लेवल ऑफ एनर्जी को डेवलप करता है। नीड ऑफ द एफिलिएशन, नीड फॉर द एफिलिएशन। नीड ऑफ द एफिलिएशन का मतलब है एफिलिएशन इज द मोटिवेशन टू सीक द प्रेजेंस और इंटरेक्शन ऑफ द अदर्स, एंड देयर आर द वी फॉर्म ग्रेटर लिंकिंग फॉर दोज whom we interact more frequently and through common interest and geographical proximity. We like people who agree with us and have a background, goal and attitude similar skewed to our own, and attracted to the people who have desirable qualities such as being physically japan by the attracting and the competent. What is this? What is this? This is a different. ये क्या है? एक नीड ऑफ अफेक्शंस है। नीड ऑफ अफेक्शन का मतलब है दूसरों के साथ रहना, मित्रता करना, जुड़ाव बनाए रखना। हम क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग लोग दूर रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं किसी भी तरीके से। हम अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डिजायर में डेवलप करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में भी बैठा है तो हमारे अंदर एक डिजायर डेवलप होती है कि हमें इससे मिलना चाहिए, बिकॉज हाउ वी आर थिंकिंग कि दे आर वेरी गुड, है ना। तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर द पावर। एक नीड डेवलप होते हैं, नीड फॉर द पावर। ये क्या चीज है नीड फॉर द पावर? दूसरों को प्रभावित करना, एक ऐसी पावर दूसरों को प्रभावित करना, नियंत्रण रखना, नेतृत्व करना। दैट मीन्स एग्रेसिव एक्शन स्पेशल बाय द मेन, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, ड्रिंकिंग पी करना, सेक्सुअल डिमोनेशन ऑफ द वुमेन है। तो दीज आर द डिफरेंट थॉट्स। तो ये एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्पेशल होता है जिसमें हम इन चीजों को देख सकते हैं। सो नीड फॉर द पावर, नीड फॉर पावर, पावर के लिए जरूरत, नीड फॉर पावर, पावर के लिए जरूरत, है ना। तो बाय इंपल्सिव एंड एग्रेसिव एक्शन स्पेशली बाय द मेन इन द लोअर सोशल इकोनॉमिक्स brackets and by the participation in competitive sports especially by the men in the lower social economic brackets among men by the drinking and sexually dominating women. So these are the need for the power. Another one also is there, like unconscious motives also there. There are the outcomes of the repressed drives which are tabooed by the social customs, but unknowingly it affects the behavior by the meaning of the frustration, short temper or unusual behavior. देखिए बड़ा ही सिंपल सा है।
अनकॉन्शियस मोटिव्स कहते हैं किसे। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि ऐसी दबाई गई इच्छाएं जो हमारे अंदर होती हैं, जिनका प्रभाव व्यवहारों में चिड़चिड़ाहट या निराशा को लेके आता है, निराशाओं को, चिड़चिड़ाहट को हमारे अंदर लेके आता है। यानी कि नीड ऑफ द अनकॉन्शियस मोटिव्स क्या होंगे? अनकॉन्शियस मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, वो दबा दी जाती हैं, और ऐसी इच्छा जो हमारे अंदर दबी हुई रहती है वो हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट को लेके आती है। और तो हमें उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। दूसरों को प्रभावित करते, नेतृत्व करना, नियंत्रण रखना, ये सब चीजें क्या है? हमारी अनकॉन्शियस मोटिव्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस में हैं। डिफरेंट आर द मोटिव्स। तो हम लोग इसे एक बार दोबारा देखते हैं। ऐसे मोटिव्स हैं जिनके द्वारा मोटिवेशंस होता है, तो हम इसे समझते हैं दोबारा से एक बार अच्छे से। देखिए, एक है आपका बायोलॉजिकल मोटिव्स, हमारे शरीर के अंदर है, हमारा फिजियोलॉजिकल तरीके से इसमें हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है, चाहे शरीर के अंदर पानी की कमी हो, चाहे सेक्स डिजायर हो या एक्टिविटी हो, भूख लगना हो। पर्सनल मोटिव, जब हम अपने पर्सनल लाइफ को बढ़ाने की बात करते हैं, एक मोटिव क्रिएट होता है। एक सोशल होता है, लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। एक अनकॉन्शियस मोटिव होता है। अनकॉन्शियस मोटिव का मतलब होता है जो हमारे अंदर कॉन्शियस नहीं है। हम चिड़चिड़ाहट नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसके द्वारा हम चिड़चिड़ाहट में आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे समझने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? थ्योरी को समझते हैं कि थ्योरी कहते हैं किसे। देखिए, थ्योरी का मतलब होता है जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो या हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर बेहतर तरीके समझने के लिए एक थ्योरी उसके ऊपर लेके आते हैं। थ्योरी की तरह से समझते हैं हम। हर एक व्यक्ति अपनी एक बातों को कहता है, उसे हम थ्योरी बोलते हैं। पहली थ्योरी है ड्राइव थ्योरी। पहली थ्योरी है ड्राइव थ्योरी। इस थ्योरी का दूसरा नाम है पुश थ्योरी। पुश थ्योरी और ड्राइव थ्योरी है, इसे मोटिवेशन कहते हैं। और पुश का मतलब है पुश्ड टूवर्ड्स द गोल बाय ड्राइविंग स्टेट विद इन अ पर्सन। इमीडिएटली इंसान का बिहेवियर पुश होता है। इमीडिएटली व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाला आंतरिक तनाव उसे लक्ष्य की ओर धकेलता है। आप इसे कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब है ड्राइविंग स्टेट, इमीडिएट, तुरंत, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप कोई भी काम करना चाहते हो, आपके अंदर एक गोल की डिजायर होता है, एप्रोप्रिएट गोल होता है, जो आप चाहते हो उसका गोल आपके अंदर होता है, प्लस ड्राइविंग स्टेट एंड सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन एंड रिलीफ व्हेन गोल इज रीच्ड। आपको पता है आपका एक ऑब्जेक्ट होता है कि भाई मेरे को ये चीज पाना है ना? उसी के लिए ही तो आप मोटिवेट होते हो, वही आपका मोटिव है। अब थ्योरी इस बात को बोलती है, ड्राइव थ्योरी, पुश थ्योरी, कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा आंतरिक तनाव डेवलप होता है अपनी गोल को ध्यान में रखते हुए कि वो तनाव कम करने के लिए व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता है। व्यक्ति के अंदर एक पुश होता है कि भाई अगर आपको इस तनाव से बचना है तो आप इसे अपने आप को आगे लेके चलो। आप बढ़ते हो, मान के चलो लोग दौड़ में दौड़ रहे हैं। अब देखिए, ये फिनिश लाइन है, ये फिनिश्ड लाइन है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति। अब ये भी दौड़ा, ये भी दौड़ा, ये तीसरे नंबर का व्यक्ति नहीं दौड़ा। इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा? एक मोटिवेशन आएगा। ये दौड़ेगा, ये दौड़ेगा अपनी लक्ष्य की ओर, क्योंकि इसके अंदर मोटिवेशन है। इसे बोलते हैं हम लोग पुश थ्योरी। आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन डेवलप होता है, उसे हम लोग पुश थ्योरी कहते हैं। दूसरी थ्योरी है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब देखा जाए तो ये प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहन होता है। जैसे कि इसका मतलब है मोटिवेशनल वैल्यू ऑफ ए रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, अब रेनफोर्समेंट अगर आप इसे और अच्छे से आप इसे समझने की बात करेंगे तो ये एक प्रकार की पुल होती है, पुल थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी आ रही, पुल थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। कैसे? इंसेंटिव, रेनफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। आपको ना दोबारा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ना कुछ सेम गोल में मदद मिलती है। देखिए, समझने का बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। मान के चलते हैं ये आपका लक्ष्य है, और ये लक्ष्य क्या है?
यहाँ आप एक सोल्जर हैं और आपको ये पाना है, ये लक्ष्य है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप इसको नहीं काम कर पा रहे हो। आपको चाहिए बंदूक या ऐसी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ से लोग ना आपको लाके वो चीजें देते रहेंगे, तो आपके पास चीजें रहेंगी। इसको बोलते हैं इंसेंटिव थ्योरी, पुल थ्योरी। आप अपनी चीजों को खींच रहे हो अपनी ओर, ताकि आप अपने गोल को खत्म करें। आप अपने गोल की ओर खींचे जा रहे हो, आपको सारी चीजें मिले। पॉजिटिव इंसेंटिव का मतलब है सैलरीज, बोनसेस, वैकेशंस। आपको जहां अच्छी वैकेशन मिलेगा, सैलरी बोनस मिलेगा, वहां नौकरी करोगे। नेगेटिव इंसेंटिव पनिशमेंट, जहां आपको पनिशमेंट मिलेगा वहां आप क्यों काम करोगे। दैट इज अ इंसेंटिव थ्योरीज। एंड थर्ड वन इज मास्लो थ्योरी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मास्लो थ्योरी, और मास्लो थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और मास्लो थ्योरी अब्राहम मास्लो 1908 से 1970, ये एक टाइमिंग है जिसमें जो थ्योरी देने वाला अब्राहम जो मास्लो है उनका है। ये एक हायरार्कियल थ्योरी है मोटिवेशन की। इसका नाम है हायरार्कियल थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, दैट इज मास्लो थ्योरी। एंड देन एक्सप्लेन बोथ टेंशन रिड्यूसिंग एंड टेंशन इंक्रीजिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हर एक व्यक्ति के अंदर जो बिहेवियर होता है वो दोनों डायरेक्शन में चलता है। या तो वो व्यक्ति को टेंशन को बढ़ाएगा या वो टेंशन को कम कर देगा। अभी ऊपर कर रहे हैं ना हम लोग, पनिशमेंट होगा तो डाउन हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, और पैसा मिलेगा अच्छा खासा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, सीधी सी चीज। देन थ्योरी एक्सप्लेन दैट वी आर हैव ए नीड हायरार्की इन विच आवर इनबोर्न नीड्स आर अरेंज इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम मोस्ट प्रिमिटिव टू द मोस्ट ह्यूमन। ठीक है ना। मास्लो की आवश्यकता का प्रधान सिद्धांत ही इस बात को बोलता है कि निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उच्च स्तर की आवश्यकताएं प्रेरित करती हैं। पहले निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तब वो उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, need at a lower level of the hierarchy dominates and individual motivation as they are unsatisfied। आप समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब ही उच्च स्तर की आवश्यकताएं प्रेरित करती है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आप निम्न स्तर पर ठीक से नहीं है तो आप उच्च स्तर की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। बड़ा ही सिंपल सा है। इसको दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, नीड एट द लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की। आपको सबसे पहले निचले स्तर पर जीना होगा। निचले स्तर पर आप जब खुश रहोगे तभी तो आप ऊपरी स्तर पे जाओगे। देन द वंस आर द एडुकेटली सेटिस्फाइड, हाउएवर अ हायर नीड ऑक्यूपाई वंस योर अटेंशन एंड एफर्ट्स। जब आप पहली बार नीचे के स्तर पर ठीक होंगे तभी तो आप ऊपर के स्तर पे जाओगे, वरना आप ऊपर स्तर पर क्यों जाओगे। आप तो पहले नीचे के स्तर पे ही काम करने वाले हो। दस दीज नीड्स आर कोग्नेटिव नीड्स, कोग्नेटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, सेल्फ ट्रांजिशन नीड्स, ऑटोनॉमी, ऑनेस्टी। ये सब चीजें क्या है, ये सब 8 नीड्स हैं। सब 8 नीड्स हैं। इक्वालिटीज, सेंस ऑफ ह्यूमर, सोशल इंटरेस्ट, पर्क एक्सपीरियंस, हायर पर्पसेस, स्पॉन्टेनियसली, एंड सोलिट्यूड एंड द प्राइवेसी। ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक है, और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सादा है। ये सब चीजें हैं क्या, ये सब वे चीजें हैं जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन को एज पर द मास्लो थ्योरी है। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं, उसके लिए हमें मोटिवेट चाहिए। मोटिवेशन होने के लिए मोटिव होना चाहिए, और मोटिव हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर लेके चलता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए सबसे बेस्ट है जब आप छोटी छोटी चीजों में खुश रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, तो आप बड़े स्तर पर भी मोटिवेट हो सकेंगे। बहुत ही सिंपल है। एंड देयर इज द टाइप ऑफ द नीड्स। अगर आप दो टाइप ऑफ द नीड्स को समझने की बात करेंगे तो टाइप ऑफ द नीड्स बड़ा ही सिंपल है। टाइप ऑफ द नीड्स का मतलब आपको जरूरत क्यों है भाई, देखिए चीज सिंपल सी है। पहला है प्राइमरी नीड्स। सबसे पहले आपको क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, आपको खाना, पानी, सोना, एयर, ब्रीथिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजिकली तो चाहिए। आपको अपनी जिंदगी बेस्ट करना है, यही तो आपकी जरूरत है।
नीड, आपको जरूरत क्या है? मोटिव की। अब मोटिवेट होने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके शरीर को सबसे पहले बेसिक नीड्स चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी नीड्स चाहिए। सेकेंडरी का मतलब होता है अचीवमेंट। भाई आप अपनी जिंदगी में बेहतर बने और बेहतर बने और बेहतर बने, ये आपकी सेकेंडरी है। और टर्सरी का मतलब होता है कि अब आप बिल्कुल भी ऐसा ना हो जाए कि आप मैनिपुलेट हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप मैनिपुलेट हो। नीड फॉर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीड फॉर द क्यूरियोसिटी, अफेक्शन, कॉम्पिटेंस। आपको फिजियोलॉजिकल की पूरी तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको डायरेक्शन ही मिल जाए बहुत है। सबसे पहले आप प्राइमरी लेवल पर अपनी ज़रूरतें चाहते हैं, फिर आप उसके लिए अपनी सेकेंडरी लेवल पर चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं बढ़ने के लिए, फिर उसके बाद आप जनरल नीड्स पे आते हैं, जो कि जनरल तरीके से अब आपको नॉर्मल चाहिए चाहिए। तो ये क्या है? आपका एक थ्योरी ऑफ मास्लो है, जो कि हम लोग मोटिवेशन में पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रस्ट्रेशंस बोलते हैं। अब सीधी सी चीज है, अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट होगा। तो फ्रस्ट्रेशन ए फीलिंग ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन दैट स्टेम फ्रॉम अ इंडिविजुअल इनएबिलिटी टू अचीव अ गोल। अगर कोई व्यक्ति अपने गोल को अचीव कर रहा है तो मोटिव उसको मिल रहा है, मोटिव के कारण वो मोटिवेट हो रहा है। और वही व्यक्ति जब मोटिवेट होने के बाद भी काम नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। बड़ा ही सिंपल है। ओवर रेस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स वुड बी अ सोर्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। कोई व्यक्ति ओवर रेस्ट्रिक्टिव करे अपने बच्चे के ऊपर, जैसे कि एडोलसेंस गर्ल्स के ऊपर, हु वांटेड टू गिव अ टेंट ऑफ द पार्टीज, या फिर वाइल अ लैक ऑफ द वाटर वुड बी सोर्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। ऐसे केस के अंदर हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि एक ऐसे रेगिस्तान में हम खड़े जहाँ पे हमें पानी नहीं मिल रहा है। बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ आती है और बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन का बड़ा ही सिंपल सा सोर्स है जो हमें समझना है। पहला होता है एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? देखिए, एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हमारे आसपास। देखिए, बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। देर इज द एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स। ऐसी रुकावटें हमारी जिंदगी के अंदर, वो क्या है? लैक, लॉक डोर। भाई अगर आपके जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी का कोई दरवाजा है, अगर वो बंद हो जाए तो आप तो बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे ना। दैट इज द लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी। पैसा हमें चाहिए, हमें पैसा चाहिए। प्यूपिल, पेरेंट्स, टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आपको इतना बड़ा हाई लेवल पर अपने आप को रखना है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और आप अगर नहीं हो पा रहे हो तो एनवायरमेंटल का ये फर्स्ट आ गया जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है आपके अंदर। दूसरा है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। भाई पर्सनल फ्रस्ट्रेशन आप क्या कहोगे? पर्सनल तो एक ही चीज़ है, वो है लोगों के अंदर क्षमता डेवलप करना। तो अचीवमेंट, बिकॉज दे आर बियॉन्ड अ पर्सनल एबिलिटीज। हम हमारे जो एबिलिटीज हैं उन चीज़ों को ठीक से नहीं कर पा रहे। सो प्रोफेशनल और सोशल अचीवमेंट्स बियॉन्ड देयर एबिलिटीज कोट साइकोलॉजिकल डिजास्टर्स। Individuals who aspire to scholastic, professionals, or social achievement beyond their abilities quote psychologically disasters. What is this? What is this? Personal frustrations. हर कोई व्यक्ति पर्सनल कब होता है? जब उसकी क्षमताएं से अधिक लक्ष्य रखना। आपको एक दिन में एक काम करना है, आप भाई दो ले लो, आप नहीं कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही। ये पर्सनल है, आपने खुद लिया है, हमने नहीं दिया। तीसरा है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है जब लोगों के बीच में आप रहोगे और तो आप लोगों के सामने आपको उस लाइन में लगना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंडिविजुअल हैव अ समवट सिमिलर डिजायर। इसको भी नोट सेट करना है, इसको चार लोगों को नोट सेट क्लियर करना है। तो चार लोगों के अंदर डिजायर डेवलप हुआ, बट दे आर नॉट इक्वली एक्यूप्ड। दैट इज द पर्सन, दैट इज द एक्चुअल थिंग। आप पूरी तरीके से एक्यूप्ड नहीं हो आप पूरी तरीके से एक्यूप्ड। दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, और हम लोग क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या? एफिलिएशन का मतलब होता है वी फाइंड ऑन वन हैंड ह्यूमन बीइंग ट्राई टू हर्ट एंड डिस्ट्रॉय अदर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली, ऑन अदर वी फाइंड देम ट्राइंग डेस्परेटली सीकिंग अदर्स
wanting to get close and be close to the other human beings and become members of the group. This behavior of seeking other human beings and wanting to close them physically. अब एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? एफिलिएशन का मतलब ये है एक प्रकार की संबंध से इच्छा. क्या इच्छा? We find on one hand human beings trying to hurt and destroy others. हम एक हाथ में तो ये रखते हैं कि हम दूसरों का नाश कर दें. And on others we find them trying desperately seeking others. और हम चाहते हैं कि दूसरों को भी देखें. Then wanting to get close. एक तरफ से लोगों का नुकसान करना, दूसरी तरफ से चाहते हैं हमें लोग मिले, हम लोगों के साथ हजिए. दैट इज द एफिलिएशन. ऐसे केस में दोनों डायरेक्शन में दौड़ने की वजह से हम लोग क्या हो सकते हैं? परेशान हो सकते हैं. तो दीज आर ऑल्सो. एंड देर इज कॉजेस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन. तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन. आप कैसे फ्रस्ट्रेट होंगे? जब आपके आसपास फ्रस्ट्रेशन का बढ़ाव हो, जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन के लिए कुछ हो, कंपटीशन की बात हो, या फिर आप चाहते हो कि दो तरह से जिंदगी जीना. ऐसे केस में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा. और फ्रस्ट्रेशन के लिए 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल की बात करें तो अंदर ही हमारी वीकनेसेस छुपी हुई होती है, कुछ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इश्यूज डेवलप होते हैं. एक्सटर्नल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे अंदर ऐसे डेवलप होते हैं, एम्प्लॉय वर्कड इन अ टीम, एम्प्लॉय वर्कड इन ए टीम, एम्प्लॉय वर्कड इन अ टीम. दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, दोज आर द कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अगर हम लोग फ्रस्ट्रेशन है तो हम लोग को डिफेंस मैकेनिज्म की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी. तो अगर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, यानी कि निराशा में आप निराशा में कैसे अपने आप को संभालोगे? ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ. सबसे पहले आप अपने दिमाग के अंदर एक मैकेनिज्म को डेवलप करें. उसके बाद कॉमन मैकेनिज्म जैसे फैंटेसी, कंपनसेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, सब्लिमिनेशन, इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद इंडिविजुअल एस्केप द वर्ल्ड ऑफ द रियलिटी. हम संसार से भागने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति दिन में सपने देख रहा है, एंड सब्लिमिनेशन, दिस सब्स्टिट्यूट गोल इन द वन हाईली वैल्यूड इन द सोसाइटीज. समटाइम इंडिविजुअल वी थिंक अप ए गुड रीजन इन अ प्लेस ऑफ द रीजन जस्टिफाई हिज एक्शंस. दीज आर द एक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म जिसके माध्यम से आप फ्रस्ट्रेशन को रोक सकते हैं. ठीक है. अनदर वन इज द कॉन्फ्लिक्ट. कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट में हम बात करेंगे. तो अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है चीजें जो हमें जरूरी है. रोल ऑफ ए नर्स, हमें अब जानना है कि रोल ऑफ ए नर्स इन रिड्यूसिंग अ सोशल प्रॉब्लम्स. सामाजिक स्तर पे जो प्रॉब्लम्स होंगी, अगर हम उनकी बात करने लगे सामाजिक स्तर पे, तो देखिए सामाजिक स्तर पे सोशल प्रॉब्लम्स को कम करने की हम लोग बात करें. पहला आता है होलिस्टिक प्रोवाइडर्स. होलिस्टिक का मतलब क्या है? हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज. अगर किसी भी व्यक्ति को जहां एज ए नर्स हम लोग एक ऐसा रोल निभाते हैं जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में मरीजों की सेवा करने में हो, उसे हम लोग होलिस्टिक प्रोवाइडर्स बोलते हैं. कहने का मतलब सीधा सा है कि एक नर्स जो होती है वो एक होलिस्टिक प्रोवाइडर्स होती है. हम मरीज को आने जाने में उसकी मदद करते हैं, उसे बीमारी बचाते हैं. दूसरा होता है पर्सनल ऑब्जर्वर. पर्सनल ऑब्जर्वर का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है. पर्सनल ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को पर्सनली चेक करता है. newness of the hospital room or a severity of an injury or recent diagnosis is traumatic for the many patient. बहुत बार ये सीवियरिटी है पर्सनल ऑब्जर्वर्स के हिसाब से देखा जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगती है. एंड द नर्सेज हु आर कंसिस्टेंटली अवेलेबल टू स्पेंड टाइम विद द पेशेंट थ्रू आउट देयर स्टे ऑन द हेल्प टू प्रिवेंट फॉल. बहुत बार पर्सनली बात करी जाए तो नर्सेज
पेशेंट्स के साथ भी लोग होते हैं जो कि उनको गिरने से बचा सकते हैं, तो कंसिस्टेंटली हम लोग को टाइम स्पेंड करना पड़ता है एज अ नर्स। पेशेंट एजुकेटर, हम लोग को पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है, उसके लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, सही गलत में चुनाव करने में मदद करना पड़ता है। अगर उसको डॉक्टर से क्वेश्चन पूछना है तो डॉक्टर से क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, कैसे जवाब देना है, पेशेंट हताश हो रहा है, रिड्यूस उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना हमारा काम होता है। हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पूरी तरीके से समझाते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। दैट इज द पेशेंट एजुकेटर। एंड अदर वन इज मेडिकल कॉन्फिडेंट। मेडिकल कॉन्फिडेंट का मतलब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट होता है जिसके माध्यम से हम पेशेंट को समझाते हैं। सो इफ पेशेंट इज लिसनिंग अस, पेशेंट इज लिसनिंग अस, हमें वो समझने की कोशिश करता है, दैट इज द एक्चुअल थिंग। So while the clinical responsibility of a nursing officer often seems to take up precedence over unrelated side issues, nurses sometimes are in a unique position of the serving as a confidence to the patients, listening to the patient. सबसे बेस्ट आखिर है क्या? सबसे बेस्ट है कि आप लोगों को समझते हो। सबसे बेस्ट है कि आप लोगों को समझते हो। सबसे बेस्ट तो आपको पेशेंट को समझना है। आप पेशेंट को समझेंगे, कैसे समझेंगे? आपको पेशेंट को समझना है, पेशेंट की सुननी है। अगर पेशेंट आपको कुछ सुना रहा है और आप पेशेंट की सुनेंगे तो पेशेंट पक्का मोटिवेट होगा और वो आपकी बातों को समझ पाएगा। तो हम पेशेंट के बारे में हमने सीखा, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेट क्या है, और क्या स्ट्रेस है, क्या कारण होगा, कारण को ठीक करने के तरीके समझे, डिफेंस मैकेनिज्म समझा कि अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो वो कैसे उनसे बाहर आ सकता है। एंड उसके बाद में हमने नर्सिस की भूमिका देखा। दैट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग मोटिवेशन।